हेलो फ्रेंड्स। हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं हम लोग ठीक हैं सर। आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2022 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग अटेंड करने वाले हैं। आइए उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सुनेंगे गंभीर से। तो आप सभी बच्चों को कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास को सुनने के लिए, समझने के लिए। और यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए लर्न सर आपका छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, तो रेडी हो जाइए। हम लोग अभी चर्चा होगी। चैनल में हम लोग के पास एक क्वेश्चन आता है, ट्रांसमिशन चैनल के बारे में हम लोगों को समझना है। उससे 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनता है और उससे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी बनता है। कि जैसे बात था कि मॉड्यूलेटेड वेव, ट्रांसमिशन में मॉड्यूलेशन का क्रिया हो गया, मॉड्यूलेशन की क्रिया के बाद उसको ट्रांसमिट किया जाता है। तो ट्रांसमिट करने के लिए चैनल की आवश्यकता होती है, ट्रांसमिशन चैनल। उस चैनल में क्या क्या बातें हमको सीखना है, आइए उसको हम लोग सीखेंगे। और उसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट कितनी होगी, उसका रेंज कितना होगा, और उसका जो कवरेज एरिया होगा, और उस कवरेज एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ पीपुल उसका उपयोग कर पाएंगे, ये सब छोटी छोटी बात को सीखेंगे। फिर उसमें हम लोग ट्रांसमिशन चैनल से रिलेटेड छोटी बातें देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन से रिलेटेड जितने भी बातें पूछा जा सकता है, वो सारे बातों को जस्ट पिछले क्लास में कंप्लीट किया गया है। उतना यदि आप डिस्कशन सुन लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपका प्रूफ तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। हम लोग गंभीर से उस पर विचार करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि जो हमारे सामने अभी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, भूतरंग संचरण। 2 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से ये पूछ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि ट्रांसमिशन चैनल का व्याख्या करें, तब उसमें से 3 प्रकार का होता है, तीनों का व्याख्या करिए, तो वो एक लॉन्ग बन जाएगा। लेकिन उसकी उम्मीद नहीं के बराबर है। लेकिन हाँ, अलग अलग पूछ देगा, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन क्या है, भूतरंग संचरण क्या है। तो इसमें आप देखेंगे गौर से। दूसरा, इसमें हम लोग देखेंगे, एक ही साथ हम डिस्कस कर देते हैं, कंपैरिजन करके आपका दिमाग लोड ले लेगा। दूसरा है तुम्हारा अंतरिक्ष तरंग संचरण। उसमें आएगा स्पेस वेव, स्पेस वेव प्रोपेगेशन।
तीसरा नंबर होता है व्योम या आकाश तरंग संचरण, स्काई वेव, प्रोपेगेशन। सर ये क्या है? ये तीनों पर हम लोग व्याख्या एक साथ करेंगे। आप लोगों ने देखा था कि कम्युनिकेशन सिस्टम का मेन पार्ट, जिसमें आपने देखा कि ट्रांसमिटिंग होगा और रिसीविंग होगा, कहीं से भेजा जाएगा ट्रांसमिशन और रिसीवर उसको रिसीव करेगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न फ्रीक्वेंसी के वेव को अलग अलग तरीके से भेजा जाता है। उसी तरीके को यहाँ पर ये तीन तरीका बताया गया है। उस तीनों तरीका में क्या क्या होता है इसको समझिएगा गौर से यहाँ पर। तो इसमें आप देखिए गौर से, एक फिगर बताते हैं आपको। तीनों नाम आपको दिमाग में रखना है, वो छुप गया यहाँ से अभी, वो भी दिमाग में आपको सेट करिएगा कि सर ये अर्थ सरफेस मैंने बना दिया आपका। सपोज कीजिए ये अर्थ सरफेस है सर, और यहाँ पर हमारा सर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है मान लीजिए, और यहाँ पर हमारा रिसीविंग एंटीना है। ये ट्रांसमीटर हो गया आपका, ट्रांसमीटर हो गया, ये रिसीवर पर। तो इस ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया जाए, रिसीवर तक पहुंच जाए, तो दो तरीका होता है। एक ऐसी तरंग जो को भेजा जाए कि वो पृथ्वी सतह से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पहुँचे, तो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये अर्थ सरफेस को टच कर रहा है। तो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट कराकर जिस तरंग को हमको रिसीवर तक भेजना है, उसी का नाम रखा गया है। पहला नंबर जो था ग्राउंड वेव, क्या नाम था वो? ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन उसको कहा गया था। उसके बाद है क्या, कुछ वेव को यहाँ भेजा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग स्पेस वेव प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं इसको? और एक तीसरा तुम्हारा जो है आयनोस्फीयर है, आयन मंडल है। यहाँ पर ये आयन मंडल है हमारा, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है। मतलब पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 80 से लेकर 400 तक की ऊंचाई, ये होता है आयन मंडल। क्या बोलते हैं इसको? आयन मंडल इसको बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं आयनोस्फीयर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? आयनोस्फीयर कहते हैं। उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का एक लेयर होता है, उसको ये समझिए। ऑब्जेक्टिव पूछता है, और आज हम पूछेंगे भी, आयनोस्फीयर में किस चार्ज का समूह होता है, तो जवाब दीजिएगा पॉजिटिव चार्ज का एक समूह होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि वेव को तब इस यहाँ तक आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन। अब सर ये तीन तरीका क्यों अपनाया गया? इसके बाद भी एक और होता है। ये सारा चीज़ हमारा है नेशनल के लिए यूज होता है, देश के अंदर के कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए, वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए ये तीन प्रोसेस देखा गया। तीन तरह का प्रोपेगेशन कराया जाता है ट्रांसमिशन से मॉड्यूलेटेड वेव को। लेकिन एक ऐसी है कि सर इसको पार कर जाएगा। मान लीजिए कि सैटेलाइट है, देश विदेश की बातों को गाप करें, यहाँ पर आपका सैटेलाइट है, सैटेलाइट है अंतरिक्ष में, तो यहाँ और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। जो एनर्जी में कमी होगा वो सैटेलाइट फिर उसको एनर्जी करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है। क्या करता है?
पिछले दिन बताए थे एम्प्लीफिकेशन करा के उसको पुनः एनर्जी दे के पुनः यहाँ भेजा जाता है। तो इसको कहा जाता है सैटेलाइट प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं इसको? तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोपेगेशन का सिस्टम व्यवस्था है जिसको हम लोग देख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो इसी के बारे में सबको लिखा गया, आपको तीनों के बारे में शॉर्ट में हो गया एक साथ कि सर भू तरंग संचरण क्या है, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से मॉड्यूलेटेड वेव को ट्रांसमिट किया जाता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है और वो ग्राउंड लेवल से और सरफेस से टकरा कर परावर्तित होकर पुनः रिसीवर के एंटीना तक पहुंचता है। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। अब इसमें कुछ लिमिटेशन वाली बात है जिसमें हमको ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इस प्रोसेस में, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में जो होता है 1.5 किलो हर्ट्ज, 1.5 मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज में 1500 लिखना पड़ेगा। ये मेगा हर्ट्ज तक के वेव को हम लोग इस मेथड से ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है। अब उसके बाद है इससे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला वेव होगा तो वो ग्राउंड वेव से टकराता है तो उसका पावर को रिफ्लेक्ट नहीं होता है, पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे अधिक फ्रीक्वेंसी वाली वेव को ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के द्वारा नहीं, उसको डायरेक्ट भेजा जाता है। और वो दूसरा नंबर में आपका था स्पेस वेव प्रोपेगेशन। क्या था? स्पेस वेव प्रोपेगेशन। तो 1.5 मेगा हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी वाले वेव को भेजा जाता है। मतलब ये इसमें लगभग हम लोग को देखेंगे गौर से, यहाँ पर लगभग 100 से मेगा हर्ट्ज से लगभग 200 मेगा हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले वेव को इस स्पेस वेव प्रोपेगेशन द्वारा भेजा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा गौर से। इसी तरह से लिखना है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो वो यूज किया जाता है सेकंड वाला हुआ तुम्हारा स्पेस वेव प्रोपेगेशन, जिसमें जैसे कि दूरदर्शन का प्रोग्राम, टीवी का प्रोग्राम देखते हैं, वो सब प्रोग्राम को हम लोग ये स्पेस वेव प्रोपेगेशन के द्वारा होता है। मतलब ट्रांसमिटिंग एंटीना से डायरेक्ट रिसीविंग एंटीना तक आता है, उसको अर्थ से रिफ्लेक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी हाई है। तो वह जब ग्राउंड से टकराता तो उसका एनर्जी लॉस हो जाता, अर्थ के द्वारा अवशोषित हो जाता और हमारे पास हाई एनर्जी वाला वेव सिग्नल नहीं पहुंच सकता। अब क्या है कि इसके बाद तीसरा जरूरत पड़ा आयन मंडल। क्या जरूरत पड़ा? आयन मंडल का जो ये सतह है, ये सतह भी ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन सभी फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकेगा। उसके लिए कुछ खास फ्रीक्वेंसी वाला यूज किया जाता है जिसको हम लोग देखते हैं गौर से। इसमें जो होता है हमारा 3 मेगा हर्ट्ज से लेके 30 मेगा हर्ट्ज तक के बीच, कहाँ से कहाँ तक? 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले वेव को स्काई वेव प्रोपेगेशन द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। यही छोटा छोटा बात आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये सब आ जाता है। तो इसमें इस वेव को प्रोपेगेट करने के लिए क्या होता है कि यदि इससे अधिक वाले को यहाँ भेजा जाता है तो वह इसको आयन मंडल को पार कर जाता है। उसके रेंज वाला जब फ्रीक्वेंसी वाला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को भेजा जाता है तो आयन मंडल जो होता है वह उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और वह तब रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर तक पहुंचता है। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका जो यूज है हमारे लाइफ में, कहाँ पर इसका यूज ज़्यादा होता है तो हम लोग को देखेंगे गौर से। इसका उपयोग जैसे आप देखेंगे कि रडार सबको चलाने में, किसको चलाने में? रडार को चलाने में, हेलीकॉप्टर को चलाने में, एरोप्लेन को चलाने में इस वेव का ज़रूरत पड़ता है। अब उसके बाद इससे भी अधिक देश दुनिया की खबर को लाने के लिए उसको सैटेलाइट के पास भेजा जाता है। अपने देश से दूसरे देश तक में कोई बात को भेजना है
तो उसके लिए ये सब प्रोसेस वहाँ काम नहीं करता है। उसके लिए तब सैटेलाइट का हेल्प लेना पड़ता है। तब वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाला वेव को उस मॉड्यूलेटिंग वेव द्वारा भेजा जाता है और वो सैटेलाइट रिसीव करता है और वो पुनः उसको एम्पलीफाइड करके तब फिर से वो रिफ्लेक्ट करता है और रिसीवर के पास आता है। ये सारे काम होने में 2-4 महीना नहीं लगता है, बस वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में ये सब काम होता है। क्यों? इसका सैटेलाइट क्या हुआ ना, सैटेलाइट का यूज करना क्यों इम्पोर्टेंस हो जाता है? अधिक लंबे डिस्टेंस तक भेजना और कॉन्फिडेंशियल, समझिएगा बात को, कॉन्फिडेंशियल मैसेज को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए सैटेलाइट उसको रिकॉर्ड कर लेता है। कॉन्फिडेंशियल मतलब सब गुप्त चीज को विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से ये चैनल का व्यवस्था होता है। ये था कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेटिंग वेव को ट्रांसमिशन चैनल के द्वारा भेजना, ये सब हुआ चैनल के पार्ट्स। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको आता है कि सर ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना बनाए हैं इसका हाइट यदि h है तो उसका रेंज कितना हो, ये रेंज जानना है हम लोगों को। तो चलिए आइए हम लोग उस क्वेश्चन पे चलें। अब इस 3 बात में से कोई एक बात 2 नंबर का गारंटी है, आना ही है या फिक्स्ड है। कोई न कोई एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से आ जाना है। किस फ्रीक्वेंसी रेंज वाले को किस प्रोपगेशन के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है ना। अब हम बच्चे लोग यहाँ से चेंज करेंगे 2 पॉइंट को और इसमें पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो यहाँ पर हम लोग आइए इस कैलकुलेशन को पूछा जाता है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब रेंज के बारे में। किसी भी ट्रांसमिटिंग एंटीना द्वारा जो ट्रांसमिट वेव होगा उसका रेंज क्या होगा। रेंज ऑफ ट्रांसमिटिंग तो हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल में तो गुरुजी बताओ पेज नंबर में चिन्ह लगे हुए ना, प्रिंट आउट निकालने में भारी लगता है। कहता कि मोबाइल में खोज रहा इधर से उधर हेरा जाता है। और हम देखे हैं कि पीडीएफ भेजते हैं ना तो पेज उल्टा पुल्टा कभी कभी हो जाता है। अब प्रिंट आउट कर लीजिए तो सच जाएगा। अब वो हमको आज तक समझ में नहीं आया कि काहे हो जाता है। तब हम देखे ना पेज को गौर से तो देखे कि किसी में साइज छोटा है ना वो पहले चला गया, किसी में साइज बड़ा तो पीछे में चला गया। तो लगा हो कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे थे, सब जानना चाहिए क्या। तो कुछ कुछ एक्सपीरियंस पर होता है, कुछ कुछ किताब पढ़ के होता है। तो ये हुआ एक्सपीरियंस वाली बात। आइए सीखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कैलकुलेशन आप लोग पढ़े होंगे, टावर था, एंटीना था, ऐसा बताए थे आपको। ये मान लीजिए आपका अर्थ सरफेस है, क्या है, अर्थ सरफेस है। थोड़ा बड़ा रेंज लेते हैं। यहाँ पर आपको अर्थ सरफेस पर चलिए टावर आपका गड़ रहा है, जिसके इसके घर में कनेक्शन लेना हो बात कीजिएगा। एडवांस बुकिंग हो रहा है, हाँ ऑफर है ही।
सर ये हुआ रिसीविंग एंटीना, और ये भी हुआ रिसीविंग एंटीना, और ये हुआ आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग, ठहरिए ना भाई, अभी तो शुरू कर रहे हैं। कवरेज एरिया, मोबाइल में सुनते हैं ना कवरेज एरिया क्या है, वो सब अभी सीखिएगा, देखिए ना खाली। आइए गौर से, ये यदि अर्थ सरफेस है तो ये उसका सेंटर मान लीजिए, या सी पॉइंट का नाम दिया, सी तो सी दीजिए, वो नाम दिया वो दीजिए। इसका नाम है सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ हो गया ये। तो सेंटर से इसको मिलाइए, यहाँ पर सेंटर से इसको मिलाइए, तो ये टेंजेंट है, अर्थ सरफेस पर ये टेंजेंट है आपका। तो गौर से देखिए 90 एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 एंगल बनेगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है सर। तो अर्थ के रेडियस को कैपिटल आर मान लीजिए, कैपिटल आर कर दीजिए, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कर दीजिए इसको। रेडियस ऑफ अर्थ सी ओ बिंदु वन, सेंटर ऑफ अर्थ, ये भी रेडियस क्या होगा आपका, आर होगा। अब हम लोग यहाँ से एक लेंथ लेते हैं, रिसीवर दोनों को मिला दिए। इस पॉइंट का नाम सी दिए हैं, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए पी, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए क्यू। तो पी से क्यू जो हुआ हाइट ऑफ एंटीना, क्या बोलेंगे, एच हो गया आपका हाइट ऑफ एंटीना, हाइट ऑफ एंटीना, राइट। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे सर। ये पी पॉइंट और सी पॉइंट को मैंने अभी अलग दिखाया ना, कुछ देर में मैं कहूँगा कि दोनों पॉइंट सेम है, और ऐसा हम लोग पूरा मिरर चैप्टर पढ़ते थे, तो मिरर में देख बराबर कर देते थे। अर्थ का सरफेस कर्व तो मैंने दिखा दिया, लेकिन आप बहुत लंबे लंबे 2000 मीटर तक चल जाइए तो लगेगा वो प्लेन सरफेस ही है। तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कर्व होगा, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वो सरफेस कर्व नहीं होगा, प्लेन होगा। तो हम लोग पी पॉइंट और सी पॉइंट को सेम मान के चलेंगे, तो आपका ये डिस्टेंस भी आर के बराबर होगा कि नहीं होगा सर, ये भी डिस्टेंस आर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको डी कर दीजिए, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डी। तो इतना चीज हम लोग देख लिए सर। अब कल्पना करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहते हैं, देखेंगे स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग देखेंगे गौर से, अर्थ सरफेस प्लेन सरफेस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, प्लेन सरफेस माना जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस केस में क्यू डिस्टेंस लोग पी से की बराबर बोल देंगे, और ये क्या ले लेंगे, एच, राइट। तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखो कि एक समकोण राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्यू इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए बी, राइट। तो एक रिसीवर ए, दूसरा रिसीवर बी। तो ए क्यू से ए और क्यू से बी इक्वल होगा, ए से ओ आर हो गया, ओ से बी आर हो गया। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ कहूँगा इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल क्यू
AO, राइट। तो इस तरह में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो आप लोग को याद है कि आप कहोगे OQ स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, राइट। तो यहां पर हम लोग देखें AQ स्क्वायर हमको चाहिए, AQ स्क्वायर चाहिए, तो OQ स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर हो जाएगा। तो सर आप जैसा ध्यान देते रहेंगे हम लोग, AQ स्क्वायर इक्वल टू OQ को क्या लिख सकते हैं? OQ को लिख सकते हैं QP प्लस PC, PC और यहाँ O है PO होल स्क्वायर माइनस OA R स्क्वायर। यहाँ रहने दीजिए एक बार। तो यहाँ पर देखिएगा AQ स्क्वायर इक्वल QP PO, तो यहाँ पर हो जाएगा H प्लस R होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होल स्क्वायर। इसका ब्रेक कीजिए तो H स्क्वायर प्लस 2HR प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर गया काम से। तो ये चीज़ हमको निकल चुका। AQ स्क्वायर का वैल्यू निकाल के हम लोग देख लिए। ये हम लोग सोच लिए सर। मतलब यहाँ पर देखिएगा, ये कैलकुलेशन करके देखना, रटना नहीं है। रटना क्या है? 2 बार राइट एंगल ट्रायंगल चुनना है और उसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन हम लोग शुरू में कर लिए कि P पॉइंट को C कह देंगे, C पॉइंट को। इतना सा बात बोलने के लिए ये ऊपर वाला लाइन आपको सपोर्ट कर रहा है कि सर छोटे सर डिस्टेंस के लिए सरफेस कर्व नहीं मान के प्लेन मानेंगे। तो C पॉइंट कोइंसाइड हो जाएगा किसके साथ? P के साथ, CP के साथ मिल जाएगा। ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये एक कैलकुलेशन करके एक डिस्टेंस निकाल लिया कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीवर के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना हुआ, वो मैंने खोज के रख लिया। अब हमें दूसरा ट्रायंगल चुनना है सर। दूसरा ट्रायंगल और एक है जिसको हम चुनना चाहेंगे। फिर से ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बनेगा कौन से? देखिए तो यहाँ पर ACQ है ना, ट्रायंगल बदल दीजिए नाम, ACQ ले लीजिए। इन ट्रायंगल ACQ आपका हो जाएगा सर। ACQ में बता दिए फटाफट, AQ स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। तो ये सर आपका हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल d स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया सर। फ्रॉम 1 एंड 2 आप लोग कह दीजिएगा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा? इक्वल होगा। और जैसे इक्वल करिएगा तो आपको एक नया रिलेशन आ जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग कह पाएंगे H डायरेक्ट करो ना, HS खत्म हो जाएगा। D स्क्वायर इक्वल टू 2HR। तो यहाँ पर सर D बराबर हो जाएगा √2RD बोल सकते हैं। D D D D D यही हुआ D रेंज। ये D हो गया आपका। यदि टावर का ऊंचाई, एंटीना का ऊंचाई H मालूम है तो अर्थ का रेडियस R तो कांस्टेंट है, और वो R कितना है मालूम है आपको? ठीक है ना, 6400 किलोमीटर, 1000 ने। तो H मालूम हो जाएगा कि टावर का हाइट 200 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है। H मालूम रहेगा तो उसका रेंज कितना होगा वह रेंज D हमको बता देगा। यही हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर रेंज के लिए आपका फार्मूला आपका हो गया।
अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए इसको याद कर लीजिए पहले, इसमें रटना उठना नहीं, घर में जाके फिर परेशान नहीं होना है। एक बार देख लिए तो देख लिए। सर ये फिगर बनाने के लिए पहले कंसेप्ट होना चाहिए। फिगर में मैंने क्या क्या सोचा है और से दिमाग लगाइए। पहले तो ट्रांसमिटिंग एंटीना खड़ा कर दिए, एंटीना के से कुछ दूरी पर 2 रिसीवर दिखा दिए। तो रिसीवर 2 ही नहीं, बहुत अनंत रिसीवर है। चूँकि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक रस्सी बांध कर यहाँ पत्थर लें, उसको चारों तरफ घुमाते हैं, इसके बीच का जो ये हुआ, इसी को कहते हैं कवरेज एरिया। यही क्या हो जाएगा? तो उस कवरेज एरिया का रेडियस क्या हो जाएगा? डी। वही डी तुम्हारा कहलाता है रेंज ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना। कोई भी ट्रांसमिटिंग एंटीना का रेंज कितना होगा वो डी के द्वारा निकल जाएगा। अब कहेगा कवरेज एरिया। एरिया तो आपका ये कवरेज रेंज जो है आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो रेंज है डी, वह उसका रेडियस बन जाएगा। रेडियस लेते हुए एक सर्कल का कल्पना करेंगे। वो जो सर्कल के अंदर जो एरिया होगा वही एरिया कहलाएगा कवरेज एरिया। क्या कहलाएगा वो? तो कवरेज एरिया यदि हमसे पूछा जाए यहाँ से, तो शॉर्टकट में हम यहाँ बोल सकते हैं कवरेज एरिया। तो सर यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर के बदले क्या लिखेंगे? तो 2 पाई डी स्क्वायर। तो डी का हटा देंगे, सॉरी खाली पाई स्क्वायर। तो पाई डी का मान कितना होगा? स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यही 2 यहाँ आ जा रहा था, 2HR डायरेक्ट याद था। ये 2 आगे कर देंगे हम लोग, 2 पाई, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कवरेज एरिया ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। कोई भी एंटीना है तो उसका कवरेज क्या होगा? अब कहता है कि सर ये एरिया हुआ, हम लोग यदि यहाँ पर सोचें इस तरह से, रफ फिगर बनाते हैं दूसरा थोड़ा सा, तब ज़्यादा काम करेगा। चेंज करते पेज, क्या पेज चेंज कर देते। मौका मिलेगा फोटो खींचने का, और वो आपके कॉपी में नोट्स में पहले से फ़ोटो खींचा हुआ है, सेम पॉइंट सब चीज़ें सब चीज़ें है, इसलिए उसमें टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं है मालिक। अब मालिक क्या ज़रूरत है? एक दूसरा पॉइंट इसमें अब जानना है हम लोगों को कि सर इस रेंज के अंदर, कवरेज एरिया के अंदर बेनिफिट लेने वाले पर्सन की संख्या, नंबर ऑफ मोबाइल। पर्सन की संख्या का मतलब नंबर ऑफ मोबाइल, नंबर ऑफ रेडियो, नंबर ऑफ टेलीविज़न, यही हुआ आपका। जितना आदमी है उतना टेलीविज़न है। अब आदमी एक घर में 4 परिवार, 4 टीवी मथाब लेके नहीं घूमता है लोग, लेकिन मोबाइल रहने का चांस है। तो हम लोग नंबर ऑफ पर्सन बोलने का मतलब नंबर ऑफ मोबाइल, नंबर ऑफ टेलीविज़न, नंबर ऑफ रेडियो, ये सब समझेंगे, राइट। तो उसमें कहता है नंबर ऑफ पर्सन निकालना चाहेंगे, नंबर ऑफ पर्सन इन कवरेज एरिया। कवरेज एरिया के अंदर कितने पर्सन यूज कर पाएंगे? तो एन से डिनोट कर दो। किसे डिनोट कर दो? एन से डिनोट कर दो। तो एन बराबर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एन डी इंटू ए। सर एन डी है तुम्हारा यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। वो क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। एन डी पॉपुलेशन डेंसिटी। सारे बच्चे जानते हैं इसको? हाँ सर, बच्चा क्लास में सभी जानते हैं। यूनिट एरिया में कितने संख्या है में लोग हैं, मतलब यूनिट एरिया में कितने मोबाइल हैं, राइट। तो यदि
एरिया मालूम है तो इसको कर देंगे, तो एन बराबर हो जाएगा एन डी, डेंसिटी मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए कि इस इलाके में 1000 घर है और बीच में एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, तो उस कवरेज एरिया के अंदर 1000 लोग हैं तो 1000 मोबाइल हो सकता है। उसी के अनुसार से कोई कंपनी वाला वहाँ पर जो अरेंजमेंट करता है, उस जो ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो ट्रांसमिशन का जो पावर सेट करता है, वो उसी अंदाज से करता है कि यहाँ पर इस एरिया में 2000 मोबाइल का काम करने का संख्या है। वो नंबर ऑफ बिल्डिंग गिन लेता है और गिन के वो टावर सेट कर देता है, वो काम चालू हो जाता है। अब है कि इस एरिया में किसी बिल्डिंग का गिनती किया 1 और उसमें 50 स्टूडेंट रहता, तो मोबाइल हो गया 50, एक ही घर में कैट हो गया 50, और कंपनी वाला एवरेज में 5 सोच के गया है, और हो गया कितना? वही जब 2000 आदमी एक साथ मोबाइल चलाएगा तो सबका मोबाइल काम करेगा। और यदि उसी कवरेज एरिया के अंदर एक साथ में 2001 मोबाइल भी यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा। यही रीज़न होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि हाँ, तो कभी कभी क्या होता है ना कि काम ही नहीं करने लगता है नेट, तो उसमें क्या होने लगता है कि वही हुआ, नंबर ऑफ मोबाइल बढ़ जाता है। अभी मान लीजिए मेरे घर में 4 मोबाइल है, चारों आदमी एक बार यूज नहीं कर रहा है, कोई 2 कर रहा है तो 2 रखा हुआ है। अब वो चारों यूज करेगा, हर घर का सब लोग करने लगेगा एक साथ, तो वह संभव नहीं हो पाता है। तो वहीं पर दिक्कत हो जाता है। ये हो गया तुम्हारा 2 पाई आर इंटू एच। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये सबसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। न्यूमेरिकल पूछता तो न्यूमेरिकल पूछता था, लेकिन वो तो लगता है कि ईश्वर पर था, बदलेगा कि वही रहेगा ये हम लोग कह नहीं सकते, है ना। अब चले आइए, एक बात और यहाँ पूछता है, आगे बढ़े। ये लोग आज पहले आदेश लेके बैठी थी कि सर बीचों में कहने जरूरी है, बहुत जरूरी काम। हाँ, इसीलिए कुछ नहीं बोले, नहीं तभी बैठाते था। लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, रेखा दृष्टि रेखा थी। देखो इसमें क्या पूछ सकता है सर, ये जो बात हो रही है कि रिसीविंग एंटीना ट्रांसमिटिंग एंटीना दोनों का अपना अपना रेंज हुआ, और दोनों के रेंज के बीच में जो टोटल डिस्टेंस हुआ यही हो गया पूरा रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। क्या हो गया? और उसी का दूसरा नाम है, और बोल सकते हैं, लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, शुद्ध हिंदी में दृष्टि रेखा दूरी का दूरी। इसमें क्या आएगा सर? ये डिस्टेंस डी बराबर जो होगा, कहा कि सर डी टी प्लस डी आर। टी ट्रांसमिटिंग एंटीना का रेंज, डी आर रिसीविंग एंटीना का रेंज, दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो वो जो डिस्टेंस हो जाएगा वह डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर ट्रांसमीटर है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसमीटर है, यहाँ पर ये यहाँ तक भेज सकता है, और यहाँ पर रिसीवर है, ये यहाँ तक कवर कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? वही हो गया लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। अब मान लो कि इसका रेंज यहाँ तक है, यहाँ तक ये काम कर सकता है, भेज सकता है, और रिसीवर यहाँ पर है, रिसीवर यहीं तक कर सकता है। इतना गैप रह गया दोनों के बीच में, तो अभी काम नहीं करेगा। तो दोनों एकदम ओवरलैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
तो ये हो गया आपका ये डिस्टेंस। अब इसको क्या लिखना है तुम लोगों को, यहाँ पर हो जाएगा डी का मान कितना था, √2HR, एच टी लिख दीजिएगा, एच टी इज हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस √2HR इंटू आर, एच आर हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। तो हमको दो ही चीज़ चाहिए कि टावर जो बनाया वो कितना हाइट का है, रिसीवर एंटीना जो वो कितना हाइट का है, दूसरी से काम चल जाएगा, हमें ये निकल जाएगा रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है ना। यस सर। तो ये सब हो गया आपका संचार चैनल से रिलेटेड, ये सारा संबंधित बात हुआ। तुरंत इसको लाइन क्लियर कर दीजिए, हो गया आगे। चलिए अब तुम्हारे पास यहाँ पर एक कप होगा, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ तो है नहीं, सब फोटो खिंचवा देंगे सीरियली, अलग अलग फोटो खींचिएगा, कोई खींच लीजिएगा, कोई ना, कोई हाँ, सबको एक साथ खिंचवा देंगे। ठीक, एकदम फोटो में जाके फ्रेम में बनवा के रूम में लटका लीजिएगा। ना घोर के मोबाइले घोर लेगा, लो कहता मोबाइले घोर के पी जाएंगे। हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं रख रहा हूं बात को। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल, अभी एक बात बोले थे स्काई वेव प्रोपगेशन कि ट्रांसमिटिंग इंटेंशन से भेजा जा रहा है, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। सर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये सब टर्म है, राइट। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, सर कुछ फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो सिग्नल होगा या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा जो आयनोस्फीयर से, आयन मंडल से रिफ्लेक्ट हो सकता है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर सका, लेकिन जस्ट उसके बाद थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो वह रिफ्लेक्ट नहीं होके रिफ्रैक्ट हो जाएगा, परावर्तित नहीं होके अपवर्तित हो जाएगा। तो जिस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आयन मंडल से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिफ्लेक्ट किया जाता है वही कहलाता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है? आप लोगों ने क्रिटिकल वर्ड कई जगह सुन लिया फिजिक्स में। हाँ, मतलब अभी जो बातें हो रही थी स्काई वेव प्रोपगेशन में, व्योम तरंग संचरण में, कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए तो किसी खास फ्रीक्वेंसी तक को रिफ्लेक्ट कर सका, और जैसे उसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो चला गया सैटेलाइट के पास। कहाँ चला गया? तो जिस खास फ्रीक्वेंसी पर यह घटना होती है उसी का नाम रखा गया है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो अब उसमें से उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं किसको है। तो यहां पर देखिएगा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कल्पना कर लिए तो ठीक है, आयनोस्फीयर से यहां पर जैसे था ना तुम्हारा, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना था, यहाँ पर बताए थे आयनोस्फीयर, आयन मंडल बता रहे थे यहाँ पर, यहाँ से फ्रीक्वेंसी गया और रिफ्लेक्ट होके आया, फिर थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए, फिर वो भी रिफ्लेक्ट हो गया, और थोड़ा बढ़ा दिए, वो भी रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन और जैसे बढ़ाए वो रिफ्लेक्ट नहीं होके वो पार कर गया। तो जिस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वो पार कर गया उसके जस्ट बिफोर जो फ्रीक्वेंसी है उसको कहते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। और उसको निकालने के लिए फार्मूला है एफ हुआ फ्रीक्वेंसी, सी हुआ क्रिटिकल, इक्वल टू लिखा गया यहाँ पर 9 × n max पावर हाफ। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रख सकते हैं। किसके लिए? अब इसमें एक वर्ड, नया वर्ड घुस गया है, n max। कुछ देर पहले बोले थे आयनोस्फीयर में पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल होता है। कौन पार्टिकल? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। तो वहां पर n जो है वो नंबर बता रहा है कि चार्ज पार्टिकल की का नंबर कितना है।
और उसमें एक वर्ड और जोड़ेंगे हम लोग, डेंसिटी। क्या है? नंबर डेंसिटी। क्या बोलेंगे? नंबर डेंसिटी। मतलब इस पूरे हॉल में अभी हवा का कैगो कण होगा, तो यूनिट वॉल्यूम में जितना सा कण होगा वही कहलाएगा हवा का नंबर डेंसिटी। क्या कहलाएगा? तो आयनोस्फीयर में जो चार्ज पार्टिकल है वह यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज पार्टिकल है वही है तुम्हारा नंबर ऑफ डेंसिटी बोलेंगे ऑफ चार्ज पार्टिकल इन आयनोस्फीयर। हाँ बोलिए। सुन लो ना आपकी थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा और थोड़ा देर सुनिए ना। एक वर्ड है फेडिंग। क्या है वर्ड? फेडिंग वर्ड क्या कहा? ये ट्रांसमिशन के क्रम में जब गमन करता है तो एनर्जी का लॉस होता है कि नहीं होता है? तो भाई एनर्जी का ह्रास होना ही फेडिंग कहलाता है। पावर का लॉस होना ही क्या कहलाता है? फेडिंग कहलाता है। बस तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि फेडिंग किस फ्रीक्वेंसी का अधिक होता है, लो या हाई का? हाई फ्रीक्वेंसी वाले का फेडिंग ज़्यादा होता है, इसीलिए सैटेलाइट का यूज होता है। सैटेलाइट फिर उसको खिला पिला के भोज भोज खिला के मजबूत करके तब भेजता है ना? खिलाने पिलाने का मतलब क्या हुआ? वर्ड में बोलिए, इसके वर्ड यस करेक्ट आंसर। ये हुआ फिजिक्स का भाषा। खिलाना पिलाना तो ठीक है। चलिए मॉडल इंडेक्स तो कल बता दिए थे पिछले क्लास में। चलिए उसमें गप नहीं, मॉडलेशन क्या है वो सब हो गया था। हाँ एक वर्ड है फैक्स। चलो भाई, फेस माइल ट्रांसमिशन वर्ड है, उसको हम लोग समझेंगे आगे। उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया है? फैक्स। एक लाइन में हम लोग पहला लाइन लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है 2 बार इसमें। फैक्स है ना, उसमें लिखा हुआ है। ओ WWW आजकल दुनिया में सब जानता है। वो सब में मास्टर का जरूरत ना है विद्यार्थी को, मास्टर को पढ़ा देगा विद्यार्थी आजकल। हम लोग पुराना जमाना का मास्टर, नया जमाना वाला क्या पल्ला पड़ेगा? वो WWW वही समझा देगा ना। चलिए सर ये फैक्स क्या है यदि पूछता है, हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि इसमें वर्ड क्या क्या यूज होना जरूरी है। ये वर्ड जरूरी है कि फैक्स वर्ड जो है फेस माइल ट्रांसमिशन का शॉर्ट फॉर्म है। अब इसका मीनिंग क्या है, ये क्या बताना चाहता है? कहता है कि सर जिस डॉक्यूमेंट को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, भेजना चाहेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसका मेनली काम वही होता था, लेकिन आज इसका इम्पोर्टेंस घट गया है। अब ईमेल होने लगा है। क्या होने लगा है? ईमेल होने लगा है। उसमें भी अपने फ़ोटो को, डॉक्यूमेंट को आप हूबहू कहीं भेज सकते हैं। आइए ज़रा सा प्यार से 1 मिनट का। तो इस फेस माइल ट्रांसमिशन में क्या होता था ना कि डॉक्यूमेंट का फ़ोटो स्कैनिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? फ़ोटो स्कैनिंग का मतलब क्या हुआ ये सुन लीजिए। आपको बताया था ना, सबसे पहला चीज़ में इसको कन्वर्ट करता है किसी भी टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो यही हुआ स्कैनिंग का मतलब, यही हुआ। आपके डॉक्यूमेंट का फ़ोटो लेके स्कैन करके उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। पहला ड्यूटी हुआ। तो देखते होंगे जब भी फैक्स करवाएंगे तो वहाँ स्कैन किया जाता है, पहला काम। तो स्कैन करके क्या किया था, उसको फोटो सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और तब उसको फिर
मॉड्यूलेशन का क्रिया कराकर उसको ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट कर दिया जाता है। और ये जब ट्रांसमिट होकर जब कहाँ पहुँचता है, रिसीवर के पास। रिसीवर में फिर क्या हो जाता है कि रिसीवर क्या से उसे प्रिंट आउट करते निकालते हैं, तो रिसीवर उसको फिर से डीमॉड्यूलेशन का क्रिया कराकर उसको आपके डॉक्यूमेंट को फिर सेपरेट कर देता है, और उसको फिर हम लोग फोटोकॉपी मशीन से प्रिंट आउट लेके निकाल लेते हैं और हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ये था फैक्स का मेथड। हाँ, इसमें अभी भी सिक्योरिटी है। पूछे देख बात, इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस बात है वह गुप्त है तो गुप्त रहेगा, दूसरा कोई नहीं देख सकता है, ना उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन ईमेल से भेजा हुआ चीज़ का छेड़छाड़ आज के ज़माने में बहुत आसानी से हो रहा है। इसलिए आज भी जितने भी ऑफिस का वर्क होता है कॉन्फिडेंशियल ईमेल के द्वारा नहीं होती है, आज भी फैक्स के द्वारा ही होती है। आप किसी भी डीएम ऑफिस में जाके काम करने जाइए, या बिहार सरकार कोई चीज़ भेजेगी डीएम ऑफिस में, तो ईमेल यूज नहीं होता है, फैक्स के द्वारा ही भेजा जाता है आज भी। वो उसको ईमेल से जो प्रिंट आउट निकाला जाता है वहाँ पर भी छेड़छाड़ हो सकता है, लेकिन फैक्स वाला में कोई संभावना अभी भी नहीं है। इसलिए कहता है पुराना चीज़ पुराना होता है, उसमें दम होता है, बहुत दम होता है। वेरी गुड। अब उसके बाद है मॉडम क्या है, ये तो बता दिए थे गपे गप में। क्या बोलिएगा फिर भी, ठीक है, माइंड में तो चल रहा है, बोलिएगा क्या उसके बारे में 2 लाइन। हाँ, मॉडम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ट्रांसमीटर में होने वाला मॉड्यूलेशन और रिसीवर में होने वाला डीमॉड्यूलेशन, वो दोनों प्रोसेस को हेल्ड करता है, दोनों प्रोसेस को पूरा करता है। उसी को बोला गया है मॉडम। कोई भी आपका इंटरनेट कंप्यूटर से चलता है तो उसके लिए उसकी ज़रूरत होती है, मॉडम की ज़रूरत होती है। यदि मॉडम नहीं हो तो कोई भी कंप्यूटर एक डब्बा है, वो कोई ईमेल तीमेल कुछ नहीं भेज सकेगा, ना कोई फैक्स कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकता है। वो सब कराने के लिए ही मॉडम की आवश्यकता होती है। तो ये सब छोटा छोटा प्रश्न था आपके लिए जो आपको ज़रूरत है। अब हमारे कुछ बच्चे कुछ बोल रहे थे, बोलिए तो जरा सा। हाँ, एक वर्ड है आपके नोट्स सजेशन में भी है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इंग्लिश वर्ड है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो आप इसको समझ लीजिए जरा सा गौर से, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में क्या है। कोई भी बच्चे, आपको बताया गया था, एगो छोटा सा चीज़ याद दिला देते हैं, 2-3 बात को याद दिलाते हैं, 2-3 बात को याद दिलाते हैं, गौर से देखिएगा। सर, आपने एक वर्ड सुना था मास डिफेक्ट, किसको किसको याद है? हाथ उठाइएगा। अभी मैं मुंडी घुमाऊंगा तब ना। ब्रह्मांड क्षति, हाँ, हमारा कुछ बच्चा जो हाथ उठाते हैं तो कहता भूल गए। मास डिफेक्ट, मास ब्रह्मांड क्षति। अरे कहा खाली सोती है रूम में, कल लेट टेस्ट देना है, अभी तक याद नहीं छोटा सा बात। हाँ, क्वेश्चन बाहरियो तो चाटू रहेगा छोटा छोटा। हाँ, अभी थोड़ा क्वेश्चन टाइट करेंगे, क्वेश्चन हल्का है लेकिन थोड़ा टाइट कर देंगे जान के। 7 को क्वेश्चन देंगे टेढ़ा, 20 में 7 को क्वेश्चन टेढ़ा। सस्ता रहेगा उसमें 13 को, जवाब देना 10 ठो। देखते हैं फिर भी, ठीक है। हाँ, तो न वहाँ जाने के लिए फिर सुर सार बनते हैं कि मास डिफेक्ट बोला 2 लाइन जल्दी से जवाब दे तो न्यूनतम चाहिए, बैठ चुप जाओ, पूरा सुन। सर, न्यूक्लियस के चाहे निर्माण हो या न्यूक्लियस का विनाश हो, या तो संयोजन हो या तो विखंडन हो, दोनों स्थिति में मास डिफेक्ट होता है, मास में कमी होती है, राइट। तो मास क्या हुआ? मास ऑफ प्रोटॉन, एक पार्टिकल का,
किसी न्यूक्लियस में टोटल मास कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, जेड से गुना कर देंगे। तो जितने भी प्रोटॉन से वो मिलके बना होगा, सभी प्रोटॉन का टोटल मास कितना बोलेंगे, एम इन जेड इंटू एम पी। और उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन का मास लिखेंगे एम एन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस जेड। ए माइनस जेड कौन सी हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, और मास कहेंगे तो एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल होगा। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो वैल्यू होना चाहिए, यदि ये 10 ग्राम होता है, अलग अलग दोनों है, दोनों को मापा गया तो दोनों 10 ग्राम है मान लेते हैं। अब दोनों मिलकर जब न्यूक्लियस बनाता है तो उसमें देखा गया है कि ये जो न्यूक्लियस का जो मास है, ये न्यूक्लियस का जो मास है, देखा गया है कि ये मास कैपिटल एम मान ले तो ये मास डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, मास डिक्रीज हो जाता है। तो वो जो डिक्रीज हुआ तो कहीं गया होगा कि नहीं, हाँ सर निश्चित रूप से मास में कमी हुआ तो कहीं गया होगा, कुछ न कुछ किया होगा, वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मास डिफेक्ट हुआ कितना सर, तो डेल्टा एम मास डिफेक्ट बराबर, तो क्या करेंगे हम लोग, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब इतना सा मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट का मान किसमें मापा जाता है जी, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक, ये मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है। और शिकायत है यदि वो 1 यू हो, कितना हो, 1 यू, यू कितना केजी के बराबर होगा, यू क्या है यहाँ पर, U is the symbol of atomic mass unit, right? तो 1 U का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, 24 ग्राम में होगा और 27 kg में। और देखो इसको याद नहीं रहे, याद रखने का सिंपल तरीका, एगो प्रोटॉन का मास जानते हो ना, उतने याद रखो ना, ओके। अधिक से अधिक 1.67 लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ओके वही चीज़ है सेम। तो 1 U बराबर ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है 2 बार बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा ना सर। 1 U बराबर इतना होता हो मान लेता हूं मैं, तो सर कितना एनर्जी उत्पन्न होगा, इसके लिए आइंस्टीन साहब ने फॉर्मूला दिया था, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट। ये जो बात हो रही थी कि मास गया कहाँ, वही सर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो एनर्जी में कितना कन्वर्ट हो जाएगा, यही फार्मूला है, इसी फार्मूला से हमारा एनर्जी में कन्वर्ट। और ये 1 U बराबर इतना केजी मास डिफेक्ट यदि होता है प्यारे बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि 1 यदि मास डिफेक्ट 1 U हो तो प्राप्त एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। ABCD में 4 आंसर रहेगा और ये आंसर आपको याद होना चाहिए, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब ऑब्जेक्टिव है, सब आपके पास लिखा हुआ है। सर भुला जाते सर, हम लोग बच्चा है ना, आप लोग समझते ना हम लोग की मजबूरी को, जानम समझा करो। याद आया, कल नहीं भूलिएगा। अच्छा ऐसे गप होने बात हो तुम लोग भूल जाता है, हम दिमाग का समझे ना, तक दिमाग है क्या, कौन टोल लोड लेगा, दिमाग ही बुझने में नहीं आता है। कौन जड़ी से भूखा जाए, जड़ी मिलिए ना रहा, हमको समझे में नहीं आता। ओ 1-2 साल जंगल में जाकर घूमना होगा क्या, बाप रे बाप, बच्चा का दिमाग है, तुरंत भेजिए पर चाहिए 2 साल जंगल जंगल से घूम के आइए जड़ी खोज के, तब हम लोग को दीजिएगा क्या, तब उसके बाद बोर्ड एग्जाम देंगे सर। आगे बढ़े, ये अब समझ में आया। तो यहाँ पर क्या, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी,
न्यूक्लियस के निर्माण में जो एनर्जी रिलीज होता है वही कहलाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। राइट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में मास डिफेक्ट यदि 1U हो रहा है तो एनर्जी कितना रिलीज होगा? कहां से लाया मैंने इसको? हाँ, U का मान इतना बैठाएंगे डेल्टा M का मान, और C का मान वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे तो आएगा आंसर जूल में। आंसर किस में आएगा? जूल में। और याद है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब जूल में आएगा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतना से लाके भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, मेगा में 10⁻6 तो आएगा 931 × 10⁻6, तब उसके बदले लिख देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, सेट हो गया मन में? और कोई बच्चे के पास क्वेश्चन है? बोलो जल्दी से। कौन कौन जवाब दीजिएगा? तुमको बोलना होगा पंजाबी में, ये हिंदी नहीं बुझता है। चलिए भाई हम बोलते हैं पंजाबी में। देखिए यहाँ पर आइए ना सर, कहता है ना रेडियो एक्टिविटी में हम लोग सुन रहे थे, रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट से है भाई, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा इमिट होते रहता है। तो कहता है कि अल्फा बीटा गामा में चेंज होने से उस एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा, यही है क्वेश्चन। तो हम लोग को पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट यही है, हम तो उतना नहीं जानते हैं, केमिस्ट्री की बात है, लेकिन एक दो लाइन याद की आप लोग को बताने के लिए कि सर एटॉमिक नंबर के अनुसार उसको ग्रुप में बांटा जाता है। राइट। और कहा कि अल्फा निकल जाए तो क्या होगा, ये अल्फा निकला, अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा, गामा निकलेगा, तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन होगा, चेंज होगा। सर आप समझो, यदि ये निकला गुरुजी तो ये कहाँ से निकला? मान लो कि कोई एक्स एलिमेंट है पहले से, तो उसका एटॉमिक नंबर ए, एटॉमिक मास ए, एटॉमिक नंबर जेड, तो अभी किसी न किसी ग्रुप में होगा ये पीरियोडिक टेबल में। और यदि अल्फा निकल जाएगा तो न्यू एलिमेंट जो तैयार हुआ नाक, उसमें A-4 और Z-2, तो कहेंगे सर पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप पीछे हो जाएगा, परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी हो जाएगी, तो उसका पोजीशन पर पीरियोडिक टेबल में पीछे हो जाएगा। कितने पोजीशन से पीछे होगा? 2 पोजीशन से पीछे हो जाएगा। क्लियर? याद हो गया? और जब बीटा निकलेगा गुरुजी तो बीटा के निकलने से आप सारे बच्चे अब समझो कि क्या होगा सर, जो न्यू एलिमेंट बनेगा ए में कोई चेंज नहीं होगा, मास में कोई चेंज, लेकिन Z+1 होगा, एक पोजीशन आगे भाग जाएगा, एटॉमिक नंबर में 1 इकाई की वृद्धि हो जाएगी। सेट हो गया? और गामा के निकलने से नो चेंज, गामा निकलने से कोई चेंज नहीं होगा। नहीं हुआ? 4-5 लाइन हो गया, लिख दोगे इतना से काम आराम से। और किसका क्वेश्चन था भाई साहब आपका? अभी तो उसी को बता रहे थे, नाभिक टूटना, फिजन, जुटना, बोलिए, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए ना। न्यूक्लियर रिएक्टर का थ्योरी पढ़ाए थे, उसके डिफरेंट पार्ट के बारे में बताए थे। उसमें होता था फ्यूल, मॉडरेटर, कूलेंट, और तो कूलेंट वही शीतलक हो गया कूलेंट, और सील्ड
शील्ड वही हुआ परिरक्षक, हो गया ना। तो उसमें क्या पूछा है आपका? हाँ, मॉडरेटर, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? मंदक। अरे तो उसमें क्या था कि न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या आपको दिमाग में? पहले अब हम गए हैं सब्जी मंडी में, खोज रहे सोना चांदी मिलेगा, तो पहले दिमाग में याद है सोना चांदी खोज लेना है, तो उसके लिए जगह कौन तो है, तब ना वहाँ जाके खोजेंगे कौन दुकान अच्छा है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर पहले आपको माइंड में चले, ओ न्यूक्लियर, हाँ ये चीज़ हुआ, पहले है न्यूक्लियर रिएक्टर दिमाग में। सर कहता है इस दुनिया में विद्युत इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने वाला जो भी व्यवस्था है, वाटर से भी होता है, हीट से भी होता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन करा के भी होता है। तो यूरेनियम के न्यूक्लियस पर स्लो मोशन करता हुआ न्यूट्रॉन टकराता है, तो यूरेनियम का नाभिक टूट जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो उसमें से 2 छोटा छोटा नाभिक बनता है और 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उत्पन्न होता है। उस 3 में से 2 को रोकना है और 1 को फ्री रखने देना है। यही हुआ मॉडरेटर है? गलत बात। न्यूट्रॉन जो उत्पन्न हुआ पूरा हाई स्पीड में नहीं उत्पन्न होगा, अब वो जाके अगला न्यूक्लियस से टकराएगा तो भी वहाँ पर विखंडन, फ्यूजन नहीं होगा, फिजन नहीं होगा। तो उसके स्पीड को स्लो करने के लिए जो एलिमेंट का, जो पदार्थ का यूज किया जाता है, उसी को कहते हैं मॉडरेटर, हिंदी में कहते हैं मंदक। न्यूट्रॉन का स्पीड को कम करने के लिए, स्पीड को कम करेंगे तब फिर वो अगला जाके विखंडन अभिक्रिया कहलाएगा, अगला नाभिक को तोड़ेगा, वो फिर 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न करेगा, फिर उसका हाई स्पीड होगा। उसके स्पीड को स्लो करने के लिए मॉडरेटर का यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर वैसा डिवाइस हुआ, अरेंजमेंट, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन करा के इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। तो मॉडरेटर हुआ कि उत्पन्न न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करने वाला व्यवस्था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल वाटर, हैवी वाटर, D2O, सब नोट्स में आपका एकदम सजा हुआ है, आया दिमाग में? मतलब माइंड में रखो, याद है कि हाँ यहाँ बिजली उत्पन्न हो रहा है इस घर में, एक न्यूक्लियस को तोड़ेंगे 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा, लेकिन उसका स्पीड इतना ज़्यादा होगा कि फिर अगला वो नाभिक को नहीं तोड़ सकेगा, उसके लिए तोड़ने के लिए उसका स्पीड कम करना पड़ेगा। अब कर लिया बात को। और क्वेश्चन मन में, जेनर डायोड, सर आपको बताते फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस बताते ना। फॉरवर्ड बायस में बताया गया था आपको कि सर करंट फ्लो होने में मदद करता है वो, और रिवर्स बायस क्या करता है? करंट को रोकता है, राइट। लेकिन कहा कि रिवर्स बायस के क्रम में, ध्यान से सुनिएगा, रिवर्स बायस के क्रम मतलब हुआ पी भाग को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, राइट, और एन भाग को, तो वो कहलाएगा रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन बोला फिर भी उसमें कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें थर्मल एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन अपना जगह खाली करता है, अपना होल का निर्माण उत्पन्न होता है, वो अल्प मात्रा में होल का निर्माण होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। उसके कारण उसमें अल्प मात्रा में करंट फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होता है जो बहुत छोटा होता है, और वही धीरे धीरे होल्स इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है और अचानक पोटेंशियल बैरियर टूटता है और हाई वोल्टेज का करंट फ्लो होता है, जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर देता है। इस डैमेज से बचाने के लिए, नहीं, अचानक जो वो डैमेज हो जाता है, वोल्टेज उत्पन्न होकर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उत्पन्न होता है, फ्लो करता है, इसी को कहते हैं ब्रेक डाउन पोजिशन। क्या कहते हैं इसको? तो ब्रेक डाउन से बचाने के लिए जेनर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक स्पेशल टाइप के पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया जेनर डायोड। एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, बस उसमें खाली उन्होंने डिप्लेशन लेयर की मोटाई को कम करके उसको बनाया, राइट, कि पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 से 1 वोल्ट के बीच में होना चाहिए। अब उससे थोड़ा सा भी अधिक होता है, दिक्कत होता है, तो उन्होंने ऐसा किया
कि 5 वोल्ट तक वो डैमेज ना होगा और वो सिस्टम को बैलेंस करेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम जितना भी चलने वाला है दुनिया में, सब में लगभग जनरल डायोड का उपयोग होता है। ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट कर देता है, वह सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है। और कोई प्रश्न? हाँ बोलो। हाँ रे, इन्वर्टर में छोटा सा किस जगह? हाँ उस तरह का तो ढेरी चीज है उसमें, थोड़े ट्रांजिस्टर भी होता है, डायोड भी होता है, ट्रांसफार्मर भी होता है, आईसी होता है। हाँ, रेडियो एक्टिविटी क्या है? अभी तो इतना देर से उसी का गप्पे हो रहा था। डीके कांस्टेंट, कौन बोलेगा रे, बोलो। डीके कांस्टेंट हिंदी में कहता है क्षय नियतांक, हिंदी में कहता है विघटन नियतांक। सर, रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है? यूरेनियम का एक न्यूक्लियस लिए धीरे धीरे उससे क्या क्या निकलता है? अल्फा, बीटा, गामा निकलते रहता है। तो धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस खत्म होते जाता है। तो खत्म जब होते जाएगा तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय विघटन। क्या कहते हैं इसको? तो विघटन होगा तो कितने समय के बाद कितना एटम बचेगा वहाँ पर, उसके लिए फार्मूला दिया है वहाँ पर, n बराबर n0 इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी। रात में यह भी प्रश्न पूछे थे, पूछे थे ना। तो उसमें जो लेमडा है ना, वो लेमडा एक कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अक्षय और क्षय नियतांक शुद्ध हिंदी में, या विघटन नियतांक, विघटन नियतांक। अच्छा, देखते हैं कौन क्या याद रखा है। सर इसका यूनिट बताइए तो सर। यूनिट रे कि सर ये जो होता है ना, ये टाइम का इन्वर्स बताता है। तो लेमडा जो है इसका इसलिए कहता है पर सेकेंड, पर डे, पर डे, पर ईयर। 4 ऑप्शन में जो रहेगा वो सब देखना। अब देखो गौर से, सर ये लेमडा कहाँ से उत्पन्न हो गया था? कब मिलता हम लोग को ये लेमडा? कहाँ पर मिल जाता है? किस गप से मिलता है? सर हम लोग पढ़े थे, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो कहा कि dt टाइम में सर विघटन होगा dn एटम का। कितना मान लेते हैं, स्मॉल टाइम इंटरवल dt में dn एटम का विघटन हो गया। तो dt टाइम का विघटन हुआ तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा सर? तो dn/dt हो जाएगा। इसी को कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लॉ में जो है यही बोला गया, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट जो रहेगा। तो यही है। आप इसी प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो आता है वहाँ पर लेमडा। क्या आता है? dn/dt इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू n लिखते हैं। यही लेमडा हुआ कांस्टेंट डीके। तो डिसइंटीग्रेशन के नियम में ये कांस्टेंट आया था लेमडा, इसलिए नाम पड़ा इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। आगे बोलिए। हाँ बोलो, क्या बोलो? हाफ, हाँ हाफ टी हाफ log 2 बेस ई बाय लेमडा। इसी का वैल्यू होता है 0.6931।
ना भुला गया क्या? ना नहीं, सब भूलेगा चीज है ना, ये सब फूस फास, ये सब फूस फास। और एगो बच्चा कहता है ये सब दूध भात है सर, मेरा खट्टा मीठा का कोई गप नहीं, बस कोई रिस्क नहीं, तित्ता भी लगेगा। हाँ बोलो, गामानस की सेल्फ स्टडी करें। अब कल हम लोग टाइम देंगे टेस्ट का। कल आपको मैं अच्छा से बता देता हूँ, टेस्ट देने में आपको कोई कंजूसी नहीं करना है, टेस्ट देना है, उसके बाद बहुत मज़ा होगा। पहला टेस्ट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद पार्टी चलेगा। क्या है का पार्टी चलेगा वो अभी नहीं बताएंगे, टेस्ट के बाद बताएंगे, ठीक है? इसीलिए आप लोग जो है आराम से करेंगे, ठीक है? सोचाना न है कि फिर नहीं दिए है तो सर भगा देंगे, है? आ जाइएगा, टाइम रहेगा आपका। आपका टेस्ट का टाइम हम रखना चाहते हैं 1 से 4 रखना चाहते हैं, संडे है, ठीक है? 1 से 4, ठीक है? आराम से आइए, कोई टेंशन है।